लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान में अब महीने भर से भी कम समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील करते हुए लोकतंत्र के लिए 4 अनुरोध शीर्षक से एक ब्लॉग लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों, खिलाड़ियों, कलाकार, उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों को ट्वीट में टैग कर मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने इसमें विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य कद्दावर नेताओं को भी टैग किया। उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को भी टैग कर प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा, कोर्नाड संगमा से ऐसी ही अपील की है और लिखा कि हमारा वोट देश की विकास यात्रा में हमारी भागीदारी का संकल्प है। मताधिकार का प्रयोग कर हम देश के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। मतदान के लिए बड़ी संख्या का आना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आइए एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो। सब लोग इससे लेकर उत्साहित हों। विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो ये लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील राज्य घोषित किए जाने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। पार्टी ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकारियों की सूची सौंपकर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बेहद जरूरी है। हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए। बीजेपी ने बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का कहना है कि मंगलवार को गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने रैली के दौरान प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद, झूठे, शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग से राज्य को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए लगाए गए आरोपों को झूठा करार दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। What is the cause to declare all the booths sensitive? Don't you think it's a humiliation, insultation? Why BJP people are very sensitive about Bengal? Why they are so scared? Why they are so afraid? Bengal, what senior leaders they said? Absolutely lie. If I say blatant lie. और इधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के तीसरे हिस्से में मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ टर्निंग पॉइंट करार दिया। अरुण जेटली ने लिखा कि 2014 के पहले निवेशकों में भ्रष्टाचार को लेकर देश की छवि
बेहद खराब थी। बैंकिंग प्रणाली की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। देश का टैक्स बेस दुनिया में सबसे पीछे था। बिचौलियों, कर चोरी और विदेशों में संपत्ति बनाने का बोलबाला था। लेकिन 2014 के बाद देश में एक ईमानदार सरकार बनी जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। अरुण जेटली ने बताया कि देश में नैतिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने नई कार्यप्रणाली अपनाई है। इसमें कारोबारी मामलों में मंत्रियों या अधिकारियों के दखल को कम कर बाजार आधारित तंत्र के जरिए निर्णय करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अनुबंधों, प्राकृतिक संसाधनों और लीज देने में निष्पक्षता बरती जा रही है। बैंक बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। काले धन के खिलाफ कई उपाय जैसे विदेश में गैर कानूनी संपत्ति से निपटने वाला कानून, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली दोनों को रखना, व्यक्तिगत दखल को कम करना, करों की दरों को कम करना, कर का आधार बढ़ाना और कर चोरी रोकने के उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों को सीधा फायदा सुनिश्चित किया गया है। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और पेशेवर रुख अपनाने को कहा गया है। वहीं असम में बीजेपी असम गण परिषद लोकसभा चुनाव में इससे पहले एक बार फिर साथ हो गई है। दोनों पार्टियां राज्य में एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी और असम गण परिषद ने असम में कांग्रेस को हराने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ आने का फैसला किया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि बीजेपी ने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 2016 असम विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़कर राज्य में पहले सरकार बनाई थी। In the coming parliamentary elections also, we three parties have decided to work together with the same purpose of defeating Congress party in the coming parliamentary elections also. The BJP, together with the Assam Gana Parishad and Bodo People's Front, will contest the next parliament elections, which are due 1 month from now. We will together ensure that Congress party is defeated in all the 14 seats of the state, and we together win all these seats. We will work together and contest the elections jointly as an alliance. We are hoping that the ministers, senior ministers of AGP in the state government will resume their work as soon as possible, and the remaining details of the alliance regarding the seat sharing and all that, they will be worked out in next couple of days by the state leadership. State BJP, AGP leadership will sit and finalize the seat sharing arrangement. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में पार्टी के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आज चेन्नई में सबसे पहले स्टेला मैरिस कॉलेज फॉर वुमेन में छात्राओं से संवाद किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार को किसी के खिलाफ भी जांच का अधिकार है, लेकिन जांच चुनिंदा लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी संस्थानों को विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। हमें किसी भी सोच को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए और यही हमारी शिक्षा प्रणाली का ढांचा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में उस वक्त विचारधाराओं की लड़ाई जारी है, ये दो विचारधाराओं के बीच है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी ने दक्षिण राज्यों में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन के लिए रैली की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्यों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। Is acute joblessness and unemployment. Thousands and thousands and thousands of Indian youngsters, millions of Indian youngsters are looking for jobs and have nothing to do. The Prime Minister gave India demonetization and a flawed GST. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मेरठ में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से मिलने अस्पताल पहुंची, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि चंद्रशेखर ने जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर के संघर्ष को देखते हुए मैं उनसे मिलने आई हूं। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर बीजेपी सरकार द्वारा नौजवान और बेरोजगारों के खिलाफ बताते हुए जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर को कल चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के चलते हिरासत में लिया गया था।
इस नजरिए से देखना चाहिए कि एक युवा है, नौजवान है, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं और समाज से ये कह रहे हैं कि मेरा दर्द सुन लो। और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है, ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। सरकार ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजकर लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। पहली अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी। लोकसभा चुनाव के मतदान 7 चरण में 11 अप्रैल से शुरू होंगे और निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी और लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने के लिए कानून मंत्रालय को अनिवार्य सिफारिश भेजी थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है और सरकार राष्ट्रपति से चुनाव की तारीखों की अधिसूचना पर मंजूरी देने का अनुरोध करती है।